स्टार्टिंग से बात करें तो क्या क्या टॉपिक हो गया है? व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और द डिवाइस। उसके बाद मैंने बताया था आपको हिस्ट्री कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। फिर मैंने बताया था आपको जनरेशन। सर आज 3 बजे से क्लास है आपका? यस सॉरी, आज 3 बजे से क्लास है आपका? क्या नाम हुआ आपका? वो पुरुषोत्तम। एक्चुअली में अभी क्लास होता है किनका पता है आपको? तो जनरली बच्चों मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है आपका वो क्या है? मल्टी यूजर है। क्या है? मल्टी यूजर, मल्टी प्रोग्रामिंग एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर। मल्टी यूजर का मतलब क्या होता है ये आप ऑलरेडी जानते हैं। बेसिकली मल्टी यूजर मींस होता है कि एक साथ मल्टीपल पर्सन्स क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? यस सर। समझ में आया? एक से ज्यादा पर्सन एक साथ कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं। थैंक यू। ओके, सो नेक्स्ट वन मल्टी प्रोग्रामिंग। आपने कुछ टर्म सुना होगा, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, सुना है? yes, कितने लोगों ने सुना है? मैक्सिमम लोगों ने सुना है। तो कोई ऐसा है स्टूडेंट जो बता सकते हैं कि ये तीनों में क्या डिफरेंस है, या कोई भी एक जानता हो उसमें तीनों में से कोई हैंड रेज करेंगे। जो बच्चे मल्टी प्रोग्रामिंग या मल्टीटास्किंग या मल्टी प्रोसेसिंग के बारे में जानते हैं ये है होता क्या है, वो बच्चे हैंड रेज कर सकते हैं। बहुत कम बच्चे हैं जानते हो, लेकिन सबने सुना होगा ये सब। चलिए आप बताइए। मल्टीटास्किंग के साथ एक ही बार में मतलब बहुत सारा कार्य कर सकते हैं, और मल्टी एक काम को बहुत सारे लोग मतलब कर सकते हैं। और कोई? प्रोग्रामिंग के साथ भी प्रोग्राम कर सकते एक ही सिस्टम बैठ जाइए। और कोई? यस। प्रोग्रामिंग के साथ सिस्टम में एक साथ प्रोग्राम कर सकते हैं सर। टास्क में सर एक ही सिस्टम पे बहुत सारे टास्क कर सकते हैं सर। प्रोग्राम टास्क एक ही हुआ ना, दोनों में तो डिफरेंस क्या हुआ? आपने मल्टी प्रोग्रामिंग वाला मल्टीपल प्रोग्राम कर सकते हैं, इसमें मल्टीपल टास्क बता दिए। आखिर टास्क पर प्रोग्राम मान लो एक ही होता फिर क्या करोगे? वेरी गुड। सर ये ऑपरेटिंग सिस्टम है सर। ये मल्टी यूजर मतलब कि जो एक कंप्यूटर पे मतलब कि बहुत सारे यूजर वर्क कर सकते हैं। और मल्टी प्रोग्रामिंग हो गया मतलब कि एक कंप्यूटर है सर मतलब कि बहुत सारा प्रोग्राम कर सकते हैं, जैसे कि होता है वीडियो प्ले कर सकते हैं, ऑडियो सुन सकते हैं, डेटा टाइप का मल्टी टास्किंग क्या होगा? चलिए वेरी गुड। तो अच्छा है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप में से कोई ट्राई करोगे? कोई आइडिया है आप लोगों के पास? शेयर कर सकते हो अपने बैचमेट्स के साथ। एनी आइडिया? Any idea? No idea? Why? You should have idea. Because you have already Jio, that's why you have no idea. Yes or no? Yes or no? और एयरटेल, मतलब आपके पास जियो इसलिए आपके पास आइडिया नहीं है। चलिए देखते हैं बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, समझ लीजिए, बहुत काम आएगा आपको। और अक्सर ये क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। तो मल्टी प्रोग्रामिंग में बात कर रहा था। मल्टी यूजर तो सिंपल कंसेप्ट है कि मल्टीपल यूजर जब एक साथ, मल्टीपल पर्सन एक ही कंप्यूटर पे एक साथ काम कर सकते हैं, सेम बोलते हैं। नाउ द पॉइंट इज मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग। अभी हम प्रोसेसिंग को बाहर रखते हैं। जनरली जो हमारे पास कंप्यूटर होता है वो उसमें कितने प्रोसेसर होते हैं ये बताओ। हमारे पास जो कंप्यूटर होते हैं कितने प्रोसेसर होते हैं? एक प्रोसेसर होता है। एक सर, यानी इसको कहते हैं यूनी प्रोसेसर। यदि एक से ज्यादा प्रोसेसर है हमारे सिस्टम में तो हम क्या बोलेंगे उसको? मल्टी प्रोसेसर यानी मल्टी प्रोसेसिंग बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर है, इसलिए उसको भी बाहर करते हैं। अभी हम यूनी प्रोसेसर की बात करते हैं कि हमारे कंप्यूटर में एक ही प्रोसेसर है। तब समझिए कि मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है। जैसे ये समझो, आपने कभी वाइवा दिया है, इंटरव्यू दिया है?
यहीं पे दिया होगा बेसिकली, ज्यादा दिन की बात नहीं, यही था आपने दिया होगा। अब मान लो इस रूम में, सपोज को इस रूम में इंटरव्यू हो रहा है, सपोज को बहुत सारे बच्चे हैं, और ऐसा एक इंटरव्यू कोऑर्डिनेटर होते हैं, आपने देखा होगा स्कूल में भी, कॉलेज में, स्कूल में भी देखा होगा, जिनका काम होता है बेसिकली जो बच्चे जिनके पास, या आपने कभी प्रैक्टिकल सबमिशन किया होगा, वाइवा दिया होगा कॉलेज में, याद होगा, एक होते कोऑर्डिनेटर जिनका काम होता है बाकी बच्चों को रेडी करना, और जो बच्चे रेडी होते हैं उनको वो खड़ा करके रखते हैं ग्रुप से बाहर, लाइन में लगा। कुछ बच्चे पहले तो मान लो सारे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं सपोज, अब उस रूम में बगल में इंटरव्यू हो रहा है सपोज कर लो, तो अब बाहर में क्या है, एक कोऑर्डिनेटर है जो इसमें से जो बच्चे रेडी हैं, जिनके पास सब कुछ है, वो रेडी हैं, वो बच्चे को क्या करते हैं, वो बाहर खड़ा कर रहे हैं। मान लो सबमिशन के बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट भी देना है, आप करेंगे। उन्होंने पूछा कितने बच्चे रेडी हैं, सबने हाथ उठाया। अब उन्होंने पूछा कितने बच्चे के पास डॉक्यूमेंट ये है, 50 बच्चे में से 10 बच्चे ने उठाया। इसके पास ये डॉक्यूमेंट से 10 डॉक्यूमेंट का नाम लिया, उसमें से 10 बच्चे ने बताया कि हमारे पास ये 10 में से 10 डॉक्यूमेंट है, मतलब वो रेडी है। अब ठीक है, तुम लोग बाहर आ जाओ, बाकी बच्चे ये डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखेंगे, समझ रहे हो। अब उस बच्चे को बाहर लाइन में खड़ा कर दिया गया, तो उनका वाइवा स्टार्ट हुआ। एक ही रूम है, वाइवा रूम एक ही है, एक रूम में तो एक ही बच्चे का वाइवा हो सकता है मान लो। अब एक बच्चा आया, वाइवा दिया, वो बाहर गया। सेकंड स्टूडेंट आया, उसने भी वाइवा दिया, वो भी बाहर गया। थर्ड स्टूडेंट आया, उसने भी वाइवा इंटरव्यू जो भी है उसने दिया, बाहर। क्या देख रहे हो आप, एक बार में एक ही बच्चे दे रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि वाइवा रूम हमारे पास एक ही है। इसी तरह जैसे हमारे पास कंप्यूटर में एक ही प्रोसेसर होते हैं, तो एक बार में एक ही प्रोग्राम या एक ही प्रोसेस क्या होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं। क्लियर है, ये यूनिक प्रोसेसर कंसेप्ट होता है। अब समझो, लेकिन बताओ क्या बाहर में हमारे पास कितने लोग खड़े थे, 10 लोग खड़े थे, रेडी में थे वो। यदि उनमें से किसी को बोल दिया जाओ तो वो जा सकते थे, कभी भी जा सकते। कहने का मतलब जब हमारे पास एक ही प्रोसेसर हो, और आपको पता है कंप्यूटर के लैंग्वेज में कि जितने भी काम होते हैं सारे पहले कहाँ पे स्टोर होते हैं, मेन मेमोरी में स्टोर होते हैं, एंड देन वहां से आपका प्रोसेसिंग स्टार्ट होता है। तो कहने का मतलब सारे जो क्यू में खड़े हैं, लाइन में जो खड़े हैं, वो सारे मान लो मेन मेमोरी में होंगे, जो रेडी है, एक्सिक्यूट होने के लिए रेडी है। क्या हो है, एक्सिक्यूट होने के लिए रेडी है। प्रोसेसर कितना है, एक ही है। जब हमारे पास एक ही प्रोसेसर हो और एक से ज्यादा प्रोसेस ऐसे हैं जो एक्सिक्यूट होने के लिए कहाँ पे रेडी होते हैं, रेडी क्यू में रेडी होते हैं, या फिर मेन मेमोरी में होते हैं, प्रेजेंट होते हैं हमारे। लेकिन एक बार में एक ही एक्सिक्यूट होगा, एक के बाद एक होगा, लेकिन प्रेजेंट बहुत सारे हैं। प्रोसेसर के बाद पास एक ही जाएंगे, लेकिन बहुत सारे रेडी हैं हमारे पास। तो उससे ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग। क्या बोलते हैं बच्चों, मतलब वी हैव मोर देन वन प्रोसेस or more than one process or program in main memory, but one process are executing at a time by the processor. That is called multi-programming. Clear है बच्चों। जब वो एक प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तब दूसरा होगा, फिर दूसरा कंप्लीट हुआ, फिर तीसरा नंबर आएगा। वन बाय वन हो रहा है, मतलब जब पहले का हो रहा है तो दूसरा वेट करेगा, जब दूसरा पहला कंप्लीट हो गया पूरा, तब दूसरा आएगा, दूसरा कंप्लीट हुआ, फिर तीसरा आएगा, ऐसा होता है। लेकिन एक्चुअली में वो 10 बच्चे के 10 बच्चे रेडी है ना, हमारे पास रेडी है, रेंडमली किसी को बुला लेंगे वो आ सकते हैं, बट लेकिन हमारे पास वेटिंग स्टेट में है, वो रेडी है लेकिन वो वेटिंग स्टेट में। लेकिन क्यों ऐसा, क्योंकि जो हमारा प्रोसेसर है वो एक बार में एक ही को काम कर सकता है ना, वो एक ही का इंटरव्यू ले सकता है ना, वो एक ही को प्रोसेस कर सकता है। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को, ऐसे कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं, मल्टीटास्किंग। समझ में आ गया, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, मैं वो भी क्लियर कर दूंगा। It is based on processor as well as how many processes are present in main memory also. प्रोसेसर तो हमारे पास एक है, अब वो एक बार में एक ही प्रोसेस करने वाला है, लेकिन हमारे मेन मेमोरी में कितने एक से ज्यादा प्रेजेंट है या नहीं, वो भी डिपेंड करता है। तो यदि हमारे पास एक ही प्रोसेसर हो और वो प्रोसेसर में रिस्ट्रिक्शन है कि वो एक बार में एक ही प्रोग्राम को रन कर सकता है, एक ही प्रोसेस को एक्सिक्यूट कर सकता है, तो वन बाय वन ही देंगे उसको। लेकिन हमारे पास एक से ज्यादा रेडी है कहाँ पे, मेन मेमोरी में। So this type of concept is called multi-programming. समझ में आ गया, multi-programming मतलब simple concept when more than one programs are present, more than one process or the programs are present in main memory. In case of uniprocessor, then it is called
समझ में आ गया? अब थोड़ा सा उसमें एडवांसमेंट करते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम ये है कि एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा तभी दूसरा होगा, दूसरा होगा तभी तीसरा होगा। यानी पहले जब तक बाकी सबको वेट करना होगा, दूसरे के लिए फिर बाकी को 8 को वेट करना होगा, तीसरे के लिए बाकी 7 को वेट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? प्रॉब्लम है ना। मतलब अब जैसे अभी एक कंप्यूटर है, यदि मल्टी प्रोग्रामिंग होता तो क्या होता कि पहले हम पीपीटी यूज कर लेते, पीपीटी बंद करते तभी आपका जूम एप्लीकेशन ऑन होता, जूम बंद होता तभी हमारा जो और भी काम होता। इसको कहते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। समझ में आ गया? लेकिन ऐसा हो रहा है क्या, हमने एक साथ जूम भी ओपन कर रखा है, हमने एक साथ पावर पॉइंट भी ओपन कर रखा है, हमने एक साथ ब्राउजर भी ओपन कर रखा है, हमने एक साथ एक्सेल भी ओपन कर रखा है। सो वी आर हैविंग मोर देन वन प्रोसेस। ये सारे प्रोसेस हैं, सारे क्या है? प्रोसेस। इसका जूम का भी अपना एक प्रोसेस होगा, ब्राउजर का भी अपना एक प्रोसेस होगा, पीपीटी का भी अपना एक प्रोसेस होगा, सारा एक साथ काम कर रहा है ना। कुछ भी डिले लग रहा है क्या आपको? कुछ भी डिले नहीं लग रहा। अब सोचो हमारे कंप्यूटर में कितने प्रोसेसर हैं? हाउ इट इज पॉसिबल दैट we have only one processor and we are watching that all the processes are working simultaneously? ऐसा कैसे हो रहा है possible? इसका एक तरीका होता है। जैसे आपने कभी घर में देखा है, प्रोसेसर हमारे पास एक ही है, वो एक बार में एक ही काम कर सकता है, लेकिन घर में आपने देखा है तरीका कि मान लीजिए आप अपने छोटा सा आप लोग गांव से आते हो बहुत लोग, मैं गांव का एग्जांपल लेता हूँ। गांव में तो मम्मी माँ ही खाना बनाती है, जनरली रोटी बनाना होता है। अब मान लो आप 2 भाई बहन हो या 3 भाई बहन हो, स्कूल जाना है सबको, मम्मी सुबह सुबह गर्म रोटी बना रही है, ऐसा होता है? देखे हो आप लोग? मेरे साथ भी ऐसा हुआ। तो उस केस में यदि ऐसा सिचुएशन है तो मम्मी क्या करती है, एक रोटी बनाया, पहले सबको बैठा दिया, तीनों को स्कूल जाना है, साथ जाना है, एक रोटी बनाया, पहले को दिया, सबसे छोटे वाले को दिया, वहां पे प्रायोरिटी देता छोटे बच्चे को, ठीक है? फिर उसको खाएगा ना, तो हमें फायदा उठाने इसका। देखो वहां भी एक रोटी, उससे जस्ट बड़े वाले को दिया एक रोटी, फिर जो सबसे बड़ा वो वेट कर सकता है उसको भी एक रोटी दिया, तो वो फास्ट खाता है इसीलिए। अब जैसे एक रोटी मिला, तीनों खाना शुरू किया, पहले किसका खत्म होगा बताओ? यदि मान लो सब बराबर स्पीड में खाता है तो पहले वाले का, पहले वाला का है। फिर एक रोटी बना, जब तक पहले वाला खत्म हुआ दूसरा रोटी रेडी है ना हमारे पास, हाँ, वो किसको मिल जाएगा? पहले वाले को मिल जाएगा। जब तक दूसरा वाला खत्म करेगा तब तक दूसरे वाले को मिल जाएगा, इस तरह से मिलता जाएगा। किसी को वेट करना पड़ेगा? बताओ, क्या सबने कंप्लीट कर लिया प्रोसेस में? क्या सबने खाना खा लिया? नहीं, खाना सब लोग खा रहे हैं लेकिन बारी बारी से खा रहे हैं, थोड़ा वो खा रहे हैं, थोड़ा वो खा रहे हैं, थोड़ा वो, मतलब थोड़ा सा इनको मौका दे रहे हैं, थोड़ा सा इनको मौका दे रहे हैं, ऐसा करें। तो क्या है, इसमें लगता है कि सारे प्रोसेस हमारे हो रहे हैं। जैसे अभी क्या है, थोड़ा प्रोसेस हो रहा होगा किसका? इनका हो रहा होगा इंटरनली, थोड़ा प्रोसेस किसका हो रहा होगा बच्चों? पावर पॉइंट का हो रहा होगा, थोड़ा सा किसका हो रहा होगा बताओ? ब्राउजर का हो रहा होगा, वर्ड सबका हो रहा होगा, ये सुनो। और वो होता है थोड़ा सा इसका लिया, तो इसमें क्या लगता है, क्या इसका एक्सक्यूट करके तुरंत क्या करता है प्रोसेसर? दूसरे का ले लेता है, दूसरे का एक्सक्यूट किया थोड़ा सा, तो इसको इस तरह से लगता है आपको क्या इस साथ काम कर रहा है, क्या लगता है? सारा काम भी कर रहा है मेरा। इसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग। क्या बोलते हैं बच्चों? एक्चुअली ये प्रोसेसर एक ही है, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा सबको मौका दे रहे हैं, और लग रहा है ऐसा कि हमारा सारा प्रोग्राम, सारा जो एप्लीकेशन है वो एक साथ एक्सक्यूट हो रहा है, एक साथ रन कर रहा है या नहीं कर रहा है? लेकिन ऐसा नहीं है। इंटरनली क्या हो रहा है? कभी आपने ये भी देखा होगा, कभी आपने कोई मूवी कुछ देखा होगा, आपने देखा होगा कभी डिले हो जाता है वीडियो ऑडियो में, ऐसा हुआ है किसी के साथ? वीडियो ऑडियो में डिले कभी देखे कि या तो साउंड पीछे चल रहा है, वीडियो आगे चले, या वीडियो आगे चल रहा है, साउंड पीछे, ऐसा हुआ? तो उस केस में जब कोई वीडियो चलता है ना, तो वीडियो में भी क्या उसका 2 अलग अलग फाइल होते हैं, ऑडियो फाइल अलग होते हैं और वीडियो फाइल अलग होते हैं। अब कभी कभी जब सिस्टम स्लो हो गया तो क्या होता है कि यदि डिले हो गया तो क्या होगा, डिले हो गया तो आपको फिर उसका फर्क पता चलने लगता है। स्लो हो गया सिस्टम, फास्ट है तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका एक्सक्यूट करना शुरू करते इसके बाद उसका, तो आपको लगेगा ही नहीं कि ऐसा होगा, नैनो सेकंड में होता है। तो कहने का मतलब इस तरह से आपका काम कर, इसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग। समझ में आया? यस सर। चाहे वो मल्टी प्रोग्रामिंग हो, चाहे वो मल्टीटास्किंग हो, प्रोसेसर हमारे पास एक ही रहेंगे, लेकिन एक बार में एक ही एक्सक्यूट कर रहा है, अभी भी कर रहा है वो, बट टास्किंग में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा सबको मौका देता है।
थोड़ा सा इसका रन किया। जैसे अब मैं मान लो एग्जांपल थोड़ा सा फनी है लेकिन अच्छा एग्जांपल है। अब मान लो इसमें से 10 बच्चे हैं, मुझे भूख लगी, सपोज करो एग्जांपल, कोई एक फ्रेंड है आपका, उसको भूख, चलो मैं अपना हटा देता हूँ, कोई एक ऐसा फ्रेंड है, 10 फ्रेंड का एक ग्रुप है, उसमें से एक फ्रेंड ने खाना नहीं लाया, बाकी 9 ने खाना लाया है, ठीक है। अब सबने 2-2 रोटी, शायद रोटी लाया है। अब सबका फ्रेंड है, अब ये अकेला किसी एक से तो खा नहीं सकता, खाएगा तो उसको फिर मिलेगा क्या, वो क्या करता, थोड़ा सा उससे खाया, थोड़ा उससे खाया, फिर एक बार खाया सबका, फिर दोबारा खाया, इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया। तो दैट इज मल्टीटास्क, दैट इज, समझ में आ गया बेसिक डिफरेंस। अब बच्चों मल्टी प्रोसेसिंग का कांसेप्ट क्या, मैंने पहले ही बता दिया आपको। जब हमारे पास हमारे सिस्टम में एक से ज्यादा प्रोसेसर है तो सोचने की बात ही नहीं है। अब जैसे इंटरव्यू रूम जो है एक से ज्यादा हो, 2-3 रूम हो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक साथ 3 बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं, कोई दिक्कत हुआ क्या। तो कुछ ऐसा ही कंसेप्ट कहाँ पे होता है, आपके कंप्यूटर में भी होता है, तो यही आपको समझ में आ गया हो। चलिए हम लोग पॉइंट पे आते हैं। यस बताइए। यहाँ तो समझ गए, जैसे एग्जांपल दिया आपका टू फ्लावर, टू फ्लावर, वहाँ जो बोले हैं आया है वो नहीं है, तो वो कैसे बोल सकते हैं वो मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब क्या, मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब मैंने क्या बोला, वो एक्सक्यूट हो रहा है क्या, एक्सक्यूट तो एक ही हो रहा है ना, मतलब इंटरव्यू के रूम में तो एक ही है। मान लो इंटरव्यू ना रूम हमारा प्रोसेसर है, वो एक ही बच्चे का इंटरव्यू ले रहा है ना, बाकी 9 बच्चे तो रेडी है हमारे पास या नहीं है, रेडी है ना। बाकी जो और भी बहुत से बच्चे हैं जिनका डॉक्यूमेंट रेडी नहीं था वो सब रूम में है मान लो, लेकिन वहां पे इंटरव्यू के लिए रेडी है कि जैसे वो निकलेगा दूसरा चला जाएगा, दूसरा निकलेगा तीसरा चला जाएगा, ऐसा होगा। इसका मतलब हमारे मेन में उसको मेन मेमोरी का कंसेप्ट आता है कि मेन मेमोरी में कितने, यदि एक से ज्यादा प्रोसेस हमारे अवेलेबल हैं तो वो आपका हो गया मल्टी प्रोग्रामिंग। समझ में आया। तो वहां पे बहुत सारे बच्चे रेडी है ना, है या नहीं बताओ। तो यदि हम सबको ले, यदि हमारे पास मल्टीपल प्रोसेस 10 प्रोसेसर 10 रूम होता, एक साथ कर पाते या नहीं कर पाते, वो वेट क्यों करे, इसलिए ताकि हमारे पास एक ही रिसोर्स है, एक ही हमारे पास इंटरव्यू रूम है, तो इसलिए 1 बाय 1 कर, लेकिन रेडी तो है, इसके लिए रेडी है, एक्सक्यूट होने के लिए रेडी है, इंटरव्यू में वाइवा में अटेंड करने के लिए रेडी है, तो दैट इज मल्टी प्रोग्रामिंग। समझ में आया या अभी भी नहीं आया, थोड़ा थोड़ा समझ में आया, कंफ्यूजिंग है, थोड़ा समझ में आ जाए बेसिकली। हाँ बताइए। मल्टी कोर मतलब मल्टी प्रोसेसर आ गया, लेकिन अभी भी जो है हम लोग यूज करते हैं नए नए कंप्यूटर में ऐसा होता है। जैसे मेरे पास जो कंप्यूटर उसमें क्या है i3 प्रोसेसर, ठीक है, बट हमें इसी से काम हो जाता है, तो हमारा कंप्यूटर क्या हुआ, मल्टीटास्किंग हुआ। लेकिन जो जहाँ पे हैवी कंप्यूटेशंस करने होते हैं, जहाँ पे हमें बहुत फास्ट करना होता है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, मल्टी प्रोसेसर यूज करते हैं। आपने कभी देखा होगा एक ही यूपीएस है, बहुत सारे मॉनिटर कनेक्टेड होते हैं, देखा कभी, एक ही मॉनिटर है, बहुत सारे एक ही सीपीयू है, हैवी सीपीयू, उसके बहुत सारे एन कंपनी का देखा होता है सबका। तो वहां पे क्या होता है, एक ही सीपीयू होता है, वहां पे बहुत सारे मॉनिटर कनेक्टेड होता है, क्यों, मल्टीपल, तो वो महंगा मिलता है। और सर पहले सिंगल प्रोसेसर होता था, वो मतलब एक बार में एक ही प्रोग्राम हाँ बिल्कुल सर, वहाँ पे सर जो आप बोले हैं तो वो मल्टी प्रोग्रामिंग हो गया। इससे पहले जो बोले थे वो वहाँ पे एक प्रोसेसर है तो मेरे में एक प्रोसेस करवाएगा सर। मैंने बोला मेन मेमोरी में है, समझिए, मेन मेमोरी में अवेलेबल है, प्रेजेंट है, एक से ज्यादा भी प्रेजेंट है, लेकिन प्रोसेसर पे जाते हैं एक ही एक बार में, वो जब बाहर आया तब दूसरा जाता है वहां से, लेकिन रेडी है हमारे पास ना। इसी कंसेप्ट को बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। क्या बोलते हैं, इसमें एक और पॉइंट आता है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। क्या आता है बच्चों, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। ये क्या होता है, ये होता है कि आपके मेन मेमोरी, मैंने किसकी बात कर रहा हूं, जब आपके पास एक ही प्रोसेसर है और एक से ज्यादा प्रोसेस ऐसे हैं जो मेन मेमोरी में प्रेजेंट है एग्जीक्यूट होने के लिए, तो जितने नंबर ऑफ प्रोसेस प्रेजेंट है मेन मेमोरी में उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। जैसे 10 है तो 10 हो गया, 20 है तो 20 हो गया, ठीक है। लेकिन बेसिकली कभी भी कोई आपसे पूछे एक ही लाइन बोलना है, क्या बोलना है, एक ही लाइन। मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब एक से ज्यादा, इन केस ऑफ यूनी प्रोसेसर इफ मोर देन वन प्रोसेसेस आर present in main memory to be executed,
then it is called multi programming. समझ में आ गया? When अब इसमें बहुत सारे कंसेप्ट अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा तो फिर कंफ्यूजन और होती जाएगा, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन जब आप ओएस पढ़ोगे ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहला टॉपिक यही पढ़ोगे, ठीक है? तो बात आती है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर, तो ये आपका मल्टी यूजर भी है, मल्टी प्रोग्रामिंग भी है, हाई परफॉर्मेंस वाला भी है कंप्यूटर। दे ऑपरेट एट अ वेरी हाई स्पीड, ये बहुत ही स्पीड में काम करता है। इसमें लार्ज कैपेसिटी भी होता है, किसका? स्टोरेज का। प्रीवियस रिस्पेक्ट में जो हमारे पास माइक्रो है, मिनी है, उसके रिस्पेक्ट में इसका कैपेसिटी हाई होता है। इट कैन हैंडल द वर्कलोड ऑफ मेनी यूजर, ये एक साथ बहुत सारे यूजर्स के वर्कलोड को क्या कर सकता है? हैंडल कर सकता है। Mainframe computers are large and powerful system generally used in centralized database. कहाँ यूज करते हैं इसको? जहाँ भी हमें डेटाबेस, सेंट्रलाइज डेटाबेस चाहिए, मतलब एक जगह सारा रिसोर्स हो और जो चाहे उसको एक्सेस कर सके। कौन एक्सेस करे? जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, मेंबर है वही। जैसे बैंक में मान लो जितना अकाउंट है तो एक जगह इंफॉर्मेशन होगा। बैंक में देखो 4 केबिन लगे होते हैं, वहां पे काउंटर होते हैं, एक जगह रुपया जमा होता है, एक जगह रुपया निकलता है, एक जगह चेक का काम होता है, एक जगह जो और भी बहुत सारा काम होता है, एक जगह कुछ भी काम नहीं होता रहता है, बैठा होता है ना? ऐसे भी देखो काउंटर सबका रहता है, एसबीआई है ना। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब है कि यहाँ पे सेंट्रलाइज सिस्टम हुआ, क्योंकि आपका जो अकाउंट है, मान लो एक जगह आपने रुपया निकाला या एक जगह आपने रुपया जमा किया, दूसरी जगह आप चेक पासबुक अपडेट करवाते हो, तो जो आपने करवाया वो दिखना चाहिए ना वहां पे। तो तभी पॉसिबल है जब सेंट्रलाइज, जब हम रुपया जमा करें तो हमारा जहाँ डेटा वहां पे चेंज हो, तभी तो अगले बार हमको मिलेगा वो चीज। तो वहाँ सेंट्रलाइज सिस्टम हो। जैसे आप फ्लिपकार्ट, अमेजन का नाम सुने होंगे, सब यूज एक साथ करते, एक जगह रखा हुआ है, सब वहीं से एक्सेस करते, वो हो गया। आपने बैंक का नाम देखा होगा, जैसे हर ब्रांच होता है, जैसे बैंक का ही मान लीजिए एक लोकल ब्रांच, हेड ब्रांच होता है ना? तो उस तरह के वो ऑप्शन वो भी वहां पे यूज होते हैं, ठीक है? जैसे आपका क्या रेलवे में भी होता है, सेंट्रलाइज होता है बिल्कुल, जिसे जोन वाइज कह सकते हो आप। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पे दो चीजें कंसेप्ट आती है जब भी हमें वैसे सिस्टम को, किसको? जब भी हमें मेनफ्रेम कंप्यूटर वाले सिस्टम को एक्सेस करना होता है तो दो टर्मिनल, तो एक्सेस करने वाला जो डिवाइस है उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? टर्मिनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? टर्मिनल, या फिर सिंपल क्लाइंट, या फिर उसको टर्मिनल, या फिर नोड, या फिर सिंपल कंप्यूटर, ठीक है? अब उसमें बहुत सारे, अब देखिए बैंक में ही जो है, जो मेन सर्वर होता है उसका, उससे बहुत सारे सिस्टम कनेक्टेड होते हैं। कुछ सिस्टम ऐसे जो काम यूज में हो रहे होते हैं, कुछ सिस्टम बस कनेक्टेड होते हैं, ऐसा भी तो होता है। तो उसके बेस पे उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है डम, डम मतलब जो किसी लायक नहीं, डम क्या प्रेस हो गया। और एक होता है क्या, आपका होता है एक्टिव। क्या होता है बच्चों? इंटेलिजेंट इसको बोलते हैं, इंटेलिजेंट। अब देखिए क्या होता है, डम टर्मिनल कैन नॉट स्टोर डेटा और डू प्रोसेसिंग ऑफ इट्स ओन, इट हैज द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस ओनली। मतलब वो खुद से नहीं करता है, उसको डिपेंड करना पड़ता है। क्या होता है? डिपेंड। और कुछ डिवाइस ऐसे हो जो खुद ही अपने आप क्या करता है, डेटा को प्रोसेसिंग कर सकता है, ठीक है? तो वैसे डिवाइस को क्या बोलते हैं हम लोग? इंटेलिजेंट। क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंट। समझ में आ गया? अंकित कुमार, व्हाट आर यू डूइंग मैन? आप क्या कर रहे हो ये बताओ। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। तो हम लोग लास्ट पॉइंट पे आते हैं। द मेन फ्रेम कंप्यूटर आर यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशन लाइक बैंक्स, जहाँ पे सेंट्रल डेटाबेस की जरूरत होती है, कंपनीज वेयर मेनी पीपल रिक्वायर्स फ्रीक्वेंट एक्सेस ऑफ द सेम डेटा, है ना? तो ऐसा कुछ होता है। सम एग्जांपल्स ऑफ मेन फ्रेम आर सीडीसी, ये सब उसके कुछ एग्जांपल्स। क्लियर है बच्चों? यस। क्या अमेज़न, देखिए अमेज़न आजकल क्लाउड सिस्टम, आज क्लाउड का जमाना है, तो कंसेप्ट यहीं से आया है। ये चीज कंसेप्ट यहीं से आया, कहीं ना कहीं बताइए उसका सर्वर तो होगा, वो भी तो किसी कंप्यूटर से कनेक्टेड होगा या नहीं होगा? समझ रहे बात?
तो उस तरह से आजकल पता है कंप्यूटर मतलब ये नहीं कि फिजिकल, आजकल कंप्यूटर का सारा फंक्शन सर्वर पे लोड कर सकते हो, एक तरह का वही कंसेप्ट है, बस अंतर है क्लाउड कंप्यूटिंग, मतलब क्लाउड पे हमारा सब कुछ है, कंप्यूटर भी मेरा क्लाउड पे, वहां पे सारा स्टोर है, तभी तो एक्सेस कर पाएंगे ना। वो कंप्यूटर हमेशा चालू रहता होगा तभी तो होगा ना। तब तो 12 बजे रात में हम शॉपिंग के लिए ऑर्डर कर लेते हैं, रात में सोने में याद है नहीं, अरे वो जूता चाहिए था, उसका ऑफर में कल रात में आने वाला है 12:01 पे, तुरंत उठते हो 12:01, 12 नहीं 11:55 में ही रेडी हो जाते हो, अच्छा अब आएगा कैसे करते हो? और आप भी कर रहे हो, साथ में आपका फ्रेंड भी कर रहा है। कभी नया मोबाइल जब आता है देखते हो, नया मॉडल का मोबाइल आया उसका बिक्री बहुत ज्यादा होता है। खुद मैंने जब मोबाइल लिया था 4G मोबाइल, फर्स्ट 4G मोबाइल जब जियो का सिम आया था, मैं 4 बार ट्राई किया था, 5वां बार मेरा हुआ था, रेडमी का मोबाइल आया था। तो वो सेटेलाइट था तभी तो दिक्कत हुआ हमें, क्या हम भी एक्सेस कर पाए थे। अब 10 मान लो 50 अकाउंट में लोड किया उसने, 50 अपडेट किया, 50 अकाउंट में अवेलेबल। अब हम भी ट्राई कर रहे हैं, आप भी ट्राई कर रहे हो, वो भी ट्राई कर रहा है ना। मान लो हमने परचेज किया, कितना हो गया 49, जैसे आपका बुक हुआ 48, ऐसे करते करते मान लो कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आपने सब कुछ किया, पेमेंट करते करते आपका पता चला कि कुछ नहीं होगा, ऐसा भी होता है। कहने का मतलब होता है ये सारे कब पॉसिबल, जब सेंट्रलाइज सिस्टम होता है। डेटाबेस तो सेम ही होगा ना सबके लिए, वो काउंटिंग सेम ही होगा। जब उसमें से कोई निकालता होगा 48 49 हो जाता होगा, जब एक निकाला कोई 48 हो जाता होगा, तो घट रहा है, सबके लिए घट रहा है ना, सब सेम डेटा को एक्सेस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइज। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, ये सारा जब समझ में आ गया आपको, तो इसके कुछ एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज। यस प्लीज। देखिए जैसे कि जैसे मान लीजिए डिवाइस हमारे पास सेंट्रलाइज सिस्टम है, अब उससे हम बहुत सारे लोग कनेक्टेड होते हैं। मान लीजिए ऑफिस में जो आप देखे होंगे, आपने देखा होगा, जो बैंक में एग्जांपल लेते हैं, बैंक में जो सर्वर होगा उसका, आप किस ब्रांच में जाओगे ना, देखो बहुत सारा काउंटर, लेकिन कुछ काउंटर खराब पड़ा रहता है ऐसे, या कभी कभी उस पर आते हैं कोई 2 लाइन काम किया फिर निकल जाता है, ऐसा भी होता है। तो कहने का मतलब सारे कनेक्टेड है या नहीं कनेक्टेड, ये बताओ। सारे टर्मिनल हुए, लेकिन उसमें से कुछ टर्मिनल पे काम चल रहा होता है, कुछ बस आइडल बैठा रहता है, तो उसके बेस पे डिवाइड करते हैं, वो कुछ इनपुट आउटपुट कर रहा है क्या, नहीं, कुछ प्रोसेसिंग कर रहा है क्या, नहीं, बस वो कनेक्टेड है बस, तो वैसे को हम डंप बोलते हैं। समझ में आया? जो प्रोसेसिंग कर रहा होता है, जो कुछ बिजी होता है, कुछ अपडेट कर रहा है, कुछ डाउनलोड कर रहा है, ऐसा कुछ, उसको बोलते हैं हम लोग इंटेलिजेंट। समझ में आया? अब एडवांटेज देखते हैं, जो मैंने सारा पॉइंट बताया वही सारा एडवांटेज है यहाँ पे। रिस्पॉन्स टाइम क्या है? हाई रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम होता क्या है बताओ कोई? What is response time? So if I ask some question from anyone, then you reply as soon as possible. You can reply as soon as possible. यदि आपने डिले कर दिया मतलब रिस्पॉन्स लो हो गया, रिस्पॉन्स टाइम लो हो गया। आप फटाफट दे दिया, रिस्पॉन्स टाइम आपका हाई है। हाई मतलब वो नहीं बहुत ज्यादा हो गया, मतलब आपने जल्दी दे दिया। समझ में आया? तो इसी को बोलते हैं, यानी ये फास्ट होता है ऑब्वियसली, और रिस्पॉन्स तभी तो होता है ना, तभी तो हम लोग मोबाइल कर पाते थे ना, नहीं तो क्या होता है आजकल मोबाइल आता है और थोड़ा सा स्लो हुआ सिस्टम, क्या हो गया 1 मिनट के अंदर कर। इंक्रीज्ड प्रोसेसिंग पावर, ऑब्वियसली प्रोसेसिंग पावर इसका ज्यादा है। अब क्या है इसमें? लॉजिकल पार्टीशंस होते हैं इसमें क्या होते हैं? डिफरेंट लॉजिकल पार्टीशंस होते हैं इसमें। लॉजिकल पार्टीशन मतलब जैसे कि डिवाइस है, मान लो जैसे मैंने अभी अमेजन का ही बात किया था, क्या वो फिजिकली कहीं प्रेजेंट है? नहीं, वो क्लाउड पे प्रेजेंट है और आप उसको अपना एक्सेस कर पा रहे हो। यस सर। तो उसी तरह से बात करें, एक तरह का लॉजिकल मशीन हो गया ना, वो वर्चुअल मशीन हो गया। क्लाउड पे तो क्या वर्चुअल मशीन, सॉफ्टवेयर क्या आपका वर्चुअल ही होगा ना, आप देख पा रहे हो क्या उसको? तो यस, जो भी एक क्लाउड का एग्जांपल है वो भी सेंट्रलाइज होता है ना। ठीक है, अभी देखो इसके कुछ फीचर्स हैं, रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी और क्या है? सर्विसिएबिलिटी। मतलब क्या होता है समझ? रिलायबिलिटी क्या है? रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है? जैसे आप सिंपल, आपका कोई फ्रेंड है, आपसे झूठ नहीं बोलता है, आप सही से बात करता है, सही से सही बता इंफॉर्मेशन देता है, रिलायबल फ्रेंड। ये तो रिलायबल हुआ, चलो अच्छा है, बहुत अच्छा फ्रेंड है। लेकिन यदि अगला क्या है? अवेलेबिलिटी। अब जब आपको जरूरत हो तो उस समय वो अवेलेबल है कि नहीं, ये भी मैटर करना चाहिए।
अब मान लो खूब रिलायबल, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ठीक है तुम भी सही बोल रहे हो, और जब जरूरत पड़ा तो भाग गया, तो वो अवेलेबिलिटी हुआ क्या उसमें? भले रिलायबल हो, आप सही बात कर, लेकिन जब जरूरत पड़ा भाग गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो हमारे जो कंप्यूटर है वो क्या रिलायबल होना चाहिए, मतलब जो काम करे सही से हो, जब जरूरत पड़े अवेलेबल भी हो। अब आता सर्विसिबिलिटी, सर्विस भी मतलब अवेलेबल हो, खाली ऐसा नहीं खड़ा रहे हमारा फ्रेंड, जरूरत पड़े तो हाथ पर भी चलाए थोड़ा सा हमारी तरफ से, दैट इज कॉल्ड, मतलब हमारा काम कर दे, यदि मुझे कोई हेल्प चाहिए तो हमारा हेल्प कर, दैट इज सर्विस। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, ये आपके मेनफ्रेम का क्या है एडवांटेज कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब कुछ पॉइंट पे चलते हैं। दिस सिस्टम हैव एन एक्स्ट्रा लेवल ऑफ सिक्योरिटी, ऑब्वियसली बताओ, अब बैंक का ही सर्वर होगा, सिक्योरिटी चाहिए या नहीं चाहिए? अब चूंकि सिंपल सी बात, छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन तो यूज नहीं करेंगे, हम लोग उसको यूज करेंगे क्या? कंप्यूटर को नहीं यूज करेंगे। जिनको सेंट्रलाइज डेटाबेस का कंसेप्ट चाहिए वही यूज करेंगे ना, और यूज करने का मतलब क्या है, उनको सिक्योरिटी भी चाहिए ना, तो वहां पे इस सब चीजों को यूज करते हैं। उसके बाद क्या है, हाई एंड स्केलेबिलिटी, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें हम जितना चाहे डेटा कैलकुलेशंस कर सकते हैं, साइज मतलब जितना चाहे डेटा रख सकते हैं, क्या है, जितने बड़ा साइज का डेटा हो वो भी रख काम कर सकते, जितना हैवी प्रोसेसिंग वो भी कर सकते हैं। इस तरह के क्या बोलते हैं हम, हाई एंड स्केलेबिलिटी। नेक्स्ट क्या है बच्चों, काउंटिंग कंप्यूटेबिलिटी, क्या है, कंपैटिबिलिटी, मतलब काउंटिंग है ना, काउंटिंग है, अच्छा कंटिन्यूटी, हाँ मतलब ऐसा नहीं कि बीच में खराब हो जाए, मतलब लगातार काम कर रहा है, सर्वर तो हमेशा चलता है ना, देखते हो कभी बंद होता है क्या? आप देखो कभी बैंक का जो सर्वर होगा ना, आपको मैसेज करेगा, जनरली रात में देखोगे ना, अब वो मेंटेनेंस में जाता है, मैसेज आ जाएगा आपको कि योर सर्वर मेंटेनेंस विल बी इन मेंटेनेंस फ्रॉम दिस टू दिस, जनरली 10-11 बजे के बाद 6 बजे सुबह तक ऐसा होता है, तो वो आपको बता देगा। दिन में करने पे क्या प्रॉब्लम है बताओ, दिन में करने पे क्या प्रॉब्लम? बहुत सारे कार्य होते हैं। आप लोग दिन में लोग काम करते हैं, लोग बैंक का काम होता है, सिर्फ रात में होता है। अब देखो लॉन्ग लास्टिंग परफॉर्मेंस, ऑब्वियसली बहुत देर तक काम करे, लगातार करता रहे, ये सब चीजें उसके डिसएडवांटेज क्या होगा बताओ? छोटा मामूली तो कंप्यूटर है नहीं, इसको चलाने वाले भी एक्सपर्ट चाहिए हमें। जैसे हम लोग छोटा कंप्यूटर है, हम लोग कोई भी यूज कर लेता है, जो पढ़ा लिखा है वो भी यूज कर लेता है, जो पढ़ा लिखा नहीं वो भी यूज कर लेता है, जो थोड़ा पढ़ा लिखा वो भी यूज कर लेता है। तो यहाँ पे कोई नॉलेज है क्या ऐसा होना चाहिए? कोई भी यूज कर, थोड़ा सा बता दो ना, सब यूज कर ले। बट वैसे कंप्यूटर चलाने के लिए आपके पास स्किल्ड पर्सन होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? जिसको जानकारी हो कंप्यूटर के बारे में, जिसको चलाने के लिए आता हो। अब एक बाइक चलाने वाला सब मिल जाएगा आजकल, सब चला लेता, साइकिल सब चला लेता है, लेकिन ट्रक वाले के लिए क्या करोगे? ट्रक वाले उसको अच्छी लोगे। आपने एक ट्रक खरीदा, आप चाहो अच्छा ड्राइवर मिले, 1-2 रुपए का चीज तो है नहीं, छोटा मोटा चीज तो है नहीं, कहीं गली में घुसा दो ऐसा, उसके लिए आपको स्किल ड्राइवर चाहिए, या सुनो। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो आपके, क्योंकि देखो डिवाइस जो बनता है वो किसको देके बनता है? फिजिकल चीज को ही देके बनता है ना। जो पहले आदमी ने सोचा कि हमारे तरह कोई काम करे, दिमाग हो, तो कंप्यूटर बनाया, रोबोट बनाया, है ना। आजकल लोग फिलिंग्स भी डाल देते हैं कंप्यूटर या रोबोट में, आजकल फिलिंग्स भी डाल देते हैं, है ना। फीलिंग्स मतलब इमोशन, चोट लगी तो तुम रोते हो ना, चोट लगी तो रोते हो ना, कुछ अच्छा मिल गया तो खुश होते हो ना, कुछ जोक 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 सुन के कभी हंसते हो ना, इमोशन। यस, बिल्कुल चिट्ठी चिट्ठी वाला जो है, लेकिन रियल में ऐसा आ गया, कंप्यूटर आ गया जिसकी फीलिंग्स। चलिए, सच कंप्यूटर्स हैव नॉट गुड यूजर इंटरफेस, हाँ बट लेकिन ऐसे कंप्यूटर में क्यों, जितना हमारा अच्छा विंडो का है उतना अच्छा होता है क्या लिनक्स का? देखिए कभी, तो कहने का मतलब इसके उतने अच्छे जीयूआई नहीं होते, इसीलिए स्किल पर्सन चाहिए। हम लोग तो बस देखते हैं, अच्छा ये गेम का, इसको क्लिक करते हैं गेम चलाते, मोबाइल कोई भी यूज कर लेता है, क्यों? इंटरफेस बहुत आसान है, कोई भी यूज कर सकता है, लेकिन ऐसे कंप्यूटर्स को कोई यूज नहीं कर सकता है। चलिए, द कॉस्ट ऑफ द सिस्टम इज हाई होगा, ऑब्वियसली यदि अच्छा काम कर लेंगे तो हाई तो होगा ही। ये कुछ इसके, एज दिस कंप्यूटर्स आर लार्ज इन साइज एज कंपेयर टू पीसी, ये भी आप जानते हो ऑलरेडी। ड्यू टू द हाई परफॉर्मेंस सच कंप्यूटर्स नीड टू बी प्लेस्ड इन अ कूल प्लेस, ऑब्वियसली। अब जहाँ पे घंटों घंटों चलता रहेगा, आपको पता है जहाँ पे सर्वर होते हैं वहाँ पे एसी लगा होता है, एसी लगा है। आपने भी मूवी देखा है, मैट्रिक्स सीरीज देखा है आपने, हॉलीवुड मूवी देखते हो, वहां देखोगे ना आप, तो आपको बहुत सारे मूवी में आप दिखाया गया वैसे
जाते हो जाओ एसी को लगा हुआ, उस पर कंप्यूटर काम करे, और हीरो का काम होता है उसमें से पार्टिकुलर कंप्यूटर में एक हार्ड डिस्क चलाना रहता है, ठीक है। तो कुछ वैसा कंसेप्ट बात है। तो जनरली जो हाई सिस्टम कंप्यूटर होते हैं वहां पे क्या चाहिए आपको, एसी भी चाहिए, कूलिंग कूल ये वाला हाई, यस हाई एडवांटेज है। देखिए इसमें कि मतलब क्या कि सिंपल सी बात, यदि हम कम डेटा हमारे पास उसमें भी काम करें, हैप्पी डेटा है उसमें भी काम करें, जब जरूरत हो तो काम करे, जब जरूरत हो नहीं काम करे, मतलब इस तरह का कि मतलब मेरे सिचुएशन के हिसाब से वो रिस्पॉन्सिव हो हमारे लिए। हाँ कुछ पूछना एक हाँ वो डुअल कोर जो आता है, मतलब कुछ वैसा ही सिस्टम है, प्रोसेसर का ही बात हुआ आपको, है ना। डुअल कोर मतलब हाँ डिवाइड कर देता है, i3 हो गया, i5 हो गया, ठीक है ना। तो एक्चुअली एक वर्जन होता है, ठीक है। जहाँ पर डुअल कोर की बात आती है वहां पे आपका दो प्रोसेसर होता है ना, दो प्रोसेसर होता है, ठीक है। एक मिनट आपको लाइन से नहीं हुआ ना, सावधानी हटी बस आप लोग। चलिए देखते हैं, तो अब हम लोग चलते सुपर कंप्यूटर पे। क्या ये तो उससे भी बड़ा है, ये तो उससे भी बड़ा है और सबसे ज्यादा फास्ट है, सबसे ज्यादा फास्ट है, लेकिन इसको हम सिंपल यूज के लिए यूज करते ही नहीं है। ये तो कंपनी इसको परचेज करके मतलब कर सकता है, लेकिन ये सुपर कंप्यूटर सिंपल से छोटा सा बैंक को दे तो वो उतना परचेज ही नहीं कर पाएगा, यूज ही नहीं है उसको, ठीक है। लेकिन उसके लिए मेन है, काफी है। लेकिन जहाँ पे आपको वेदर फोरकास्टिंग करना है, समझिए वेदर फोरकास्टिंग करना है आपको, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है, बहुत हैप्पी डेटा। वेदर फोरकास्टिंग कैसे होता है फिर बताओगे मुझे, वेदर फोरकास्टिंग कैसे होता है। वेदर फोरकास्टिंग के लिए क्या होता है बच्चों, कि आप एक दिन का डेटा लेके तो नहीं कहते कल का डेटा कैसा होगा, 5 साल का डेटा, 10 साल का डेटा, 30 साल का डेटा चाहिए, तब जाके उस पर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं, डेटा साइंस अप्लाई करते हैं, तब बताता है कि अच्छा 5 साल का आगे का डेटा क्या होगा, 5 साल का आगे का डेटा, 2 साल का क्या होगा, 1 साल का क्या होगा, कल का क्या होगा, परसों का क्या होगा, ऐसा होगा। और जितना हमारा अच्छा सिस्टम होगा वो उतना आगे तक प्रेडिक्ट कर सकता है। आप देखोगे ना जनरली अपने मोबाइल में, तो आपको एक महीना का दिया रहता है कि आगे क्या होने वाला है, दिया होता है ना। कैसे पॉसिबल है कि छोटा मोटा कंप्यूटर कर सकता है, क्या नहीं। इसके लिए आपको हाई कंप्यूटेशन वाले सिस्टम चाहिए जो ज्यादा डेटा पे काम कर सकता है, जहाँ पे एस्ट्रोनॉट सब काम करता है, वो सब सारे क्या होते हैं, तो कुछ वैसे ही है ये जो हाँ कंप्यूटर्स काम करता है वो तो बहुत एक्सपेंसिव होते ही हैं। और इसका जो मेजरमेंट होता है, जैसे हम लोग कहते हैं ना हर्ज में, छोटा मोटा कंप्यूटर का स्पीड कैसे मेजर करते हैं हर्ज में, देखोगे ना 1.9 हर्ज गीगाहर्ट्ज होता है, 2.2 गीगाहर्ट्ज होता है ना। मेरे कंप्यूटर का 1.9 गीगाहर्ट्ज है, मेरे कंप्यूटर का 1.9 गीगाहर्ट्ज। क्या चीज, बट जो सुपर कंप्यूटर होते हैं उनके फ्रीक्वेंसी कैसे मेजर करते हैं हम लोग स्पीड को, फ्लॉप्स कैसे करते हैं, फ्लॉप्स मतलब फ्लोटिंग, क्या है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, क्या होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन, ठीक है। मतलब फ्लोटिंग पॉइंट क्या होता है बताओ कोई, फ्लोटिंग पॉइंट का क्या मतलब होता है, जो डेसिमल वैल्यूज देखते हो, पॉइंट वाला जो वैल्यूज है, तो कुछ वैसे ऑपरेशंस होते हैं, ये सब चीजें आप आर्किटेक्चर में पढ़ोगे, आर्किटेक्चर में आप पढ़ोगे, है ना। पर सेकंड मतलब ऐसे ऑपरेशंस को पर सेकंड ये कर सकता है। अब देखिए उसमें भी कितने ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशन पर सेकंड कर सकता है, ये क्या कर सकता है, ट्रिलियन समझते हो, बिलियन, बिलियन बिलियन ट्रिलियन, बस उतने ऑपरेशन पर सेकंड कैलकुलेट कर सकता है। कितना हैप्पी कंप्यूटेशन हुआ बताओ, छोटा मोटा एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं, वो भी हाई कंप्यूटेशन, है ना। सुपर कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर हाईली कैलकुलेशन इंटेंसिव टास्क सच एज वेदर फोरकास्टिंग, क्लाइमेट रिसर्च के लिए होता है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग पे रिसर्च करना है, मॉलिक्यूलर रिसर्च के लिए करना है, बायोलॉजिकल रिसर्च में यूज करते हैं,
एयरक्राफ्ट में यूज करते हैं। ऐसे सिस्टम में हम लोग क्या यूज करते हैं, जैसे एयरक्राफ्ट मतलब क्या हुआ, जैसे हमें कोई यान भेजना है, मंगलयान भेजना है ना, इसरो में होगा, नासा में होगा, ऑब्वियसली होगा। जहाँ पे ऐसे जगहों पे आपको चाहिए जहाँ पे ह्यूमन के रेंज से बाहर होता है। ह्यूमन का रेंज से बाहर मतलब हो गया कैलकुलेशन, मतलब ह्यूमन ही बनाता है लेकिन उसके रेंज से बाहर होता है ना, तो वैसे जगहों पे यूज करते हैं। मिलिट्री में यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, अब देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं इसके। आईबीएम का नाम सुना होगा, आईबीएम में आईबीएम हो गया, रोड रनर हो गया, ब्लू गेट हो गया, इंटेल आस्कार हो गया, परम हो गया, परम भीमा, परम पद्मा, बहुत सारे उसके बाद शक्ति है, बहुत सारे। तो स्टार्टिंग में बहुत कम थे लेकिन अब बहुत सारे है ना। तो कहने का मतलब ये सारे क्या है आपके, और इनकी जो पद्मा का स्पीड कितना है देखो ना, 1 टेराफ्लॉप्स, 1 टेराफ्लॉप्स मतलब 1024 होता है जीबी। तेरा मतलब क्या होता है 1024, ये होता है कितने इंस्ट्रक्शन, फ्लोटिंग पॉइंट इंस्ट्रक्शन क्या हो सकते हैं पर सेकेंड, ठीक है। इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज हैं बच्चों, इसको देखेंगे हम लोग। क्या है इसकी प्रॉपर्टीज, एडवांटेज, बिगर सॉल्व बिगर प्रॉब्लम्स, छोटे मोटे के लिए यूज नहीं करते, क्या रन मोर प्रॉब्लम्स इन शॉर्टर टाइम, ऑब्वियसली बहुत सारे प्रॉब्लम को शॉर्टर समय में कम कर देता है, सॉल्व कर देता है। मैं सेव मनी, अब ये बताओ क्या मतलब, क्या है मनी का मतलब, मनी कैसे सेव करता है तो बताओगे। अब सिंपल एग्जांपल देखो, घर बनाने का एग्जांपल देखोगे तुम, एक ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा घर गांव में रहे, वो घर बनवाएंगे, उनको घर बनाने में 6-6 मंथ लगता है, साल भर काम चल रहा है, ऐसा होता है। जो शहर से आते हैं वो 2 महीने में आके चले जाते हैं। कैसे आते हैं, गांव वाले के पास प्रॉपर समय रहता है, वही तो रहना है उनको, तो थोड़ा काम करवाते रहते हैं। शहर से जाते हैं उनके पास समय कम रहता है। अब देखो गांव वाले हैं 5 मिस्त्री को रखते हैं, 6 महीने तक काम करवाते रहते हैं। शहर वाले आते हैं 10 मिस्त्री रखते हैं, 2 महीने में काम करवा के चले जाते हैं। तो फायदा क्या हुआ, आखिर लगभग खर्चा उनको उतना ही पड़ा लेकिन समय बचा। अब उस समय में अपना जॉब में ज्वाइन कर लेते हैं, उतना वहाँ भी रुपया आ रहा है उनका, कमा रहे हैं वो। तो ये एक तरह का इस तरह समझो तो ये क्या हुआ, सेव ही हुआ ना उनका। मतलब जिस काम में हम बहुत दिन लगा रहे हैं उसका मेंटेनेंस होगा, खाने पीने का खर्चा। मान लो कोई एम्प्लॉय आप लाओगे 10 दिन तक खाएगा, आपका 5 दिन खाएगा, दोनों में अंतर है ना आपको। कहने का मतलब ये बहुत तरीके से क्या एडवांटेज एक्सपेंसिव है लेकिन वन टाइम पेमेंट है ना, ये कुछ चीजें वन टाइम पेमेंट होती है, जैसे खरीदोगे तो एक ही बार खरीदोगे ना, 10 बार खरीदोगे, लेकिन मेंटेनेंस तो आपको क्या है हमेशा लगेगा। तो देखिए allows for virtual testing can be used in R&D, मतलब क्या होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जहां पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है। इसके अलावा क्या है डिसएडवांटेज में क्या लिखोगे, कैन बी एक्सपेंसिव, टेक अप अ लॉट ऑफ स्पेस, जगह लेता है, फिजिकल स्पेस ज्यादा लेता है, मे ओनली बी गुड फॉर द स्पेसिफिक एप्लीकेशन, सबके लिए यूज नहीं कर सकते हैं, डज नॉट रिप्लेस फिजिकल टेस्टिंग, मतलब फिजिकल टेस्टिंग इसके लिए अलग एक्सप्लेनेशन, ये विंडो जो हम लोग यूज नहीं करते हैं, उसका अपना ऑपरेटिंग जो कि नॉर्मल पीपल यूज नहीं कर सकता है, ठीक है। कंप्यूटर है लेकिन छोटा मोटा कंप्यूटर नहीं है, बहुत बड़ा, ठीक है। कैसे वर्चुअल टेस्टिंग मतलब ये हुआ कि अब हम घर बैठे कुछ चीजें चेक कर रहे हैं, अब हम घर बैठे हैं, अब हम यहाँ जैसे साइंटिस्ट लोग क्या करता है देखते हो कि यहाँ बैठे बैठे क्या करता है, वो पता लगा लेता है कि मार्स पे कैसा एनवायरनमेंट है, कैसा है, कैमरा भेज दिया है, चल रहा है, उसका स्लाइड काम कर रहा है, वो हमसे पता कर लेता है। तो ऐसे कुछ चीजें हैं जो हम बैठे बैठे इसकी हेल्प से कर सकते हैं। अब यहाँ बैठे बैठे पता कर लेता है कितना इसका डिस्टेंस है, कहाँ तक मेरा गाड़ी पहुंचा, यान हमारा कहाँ तक पहुंचा, ये सब चीजें वहाँ पे वर्चुअल बैठे बैठे कर लेता है, उसके लिए कोई फिजिकल जरूरत नहीं है उसको, है ना। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो टेस्टिंग होता है। नेक्स्ट बच्चों देखो, इसके बाद आई थिंक कोई है क्या, नहीं। तो बेसिकली हमने क्या देखा, टाइप्स ऑफ अब देखो इसके अलावा अब ये जो बेसिकली जो था आपके सिलेबस में था, सिलेबस सबको पता है, कितने लोगों को पता है सिलेबस,
तो पहला टॉपिक में आपका यही है ना, कंप्यूटर के बारे में हिस्ट्री जानना, जनरेशंस जानना और क्लासिफिकेशन मतलब टाइप जानना, यही है। तो बेसिकली ये टॉपिक कंप्लीट हो गया हमारा। आपने इसके अलावा भी ये देखा कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, बट ये सब चीजें हमने बस उसके बारे में एक तरह का फिजिकल चीजें हमने कहानी की तरह पढ़ा। अब इंटरनली कंप्यूटर कैसा होता है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उसका बनावट कैसा होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके बारे में हमने अभी देखा क्या? तो हमने सुना कि आदमी ऐसा है, लेकिन वो एक्चुअली में है क्या तब जब उसके बारे में हम जानेंगे, उससे हम मिलेंगे तभी तो जानेंगे ना। तो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट बच्चों डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्यूटर के बारे में, एप्लीकेशन कहाँ ये सब भी देखें। ये सारा क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आएगा, आ सकता है ना, तो इसीलिए तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है बताओ। सबसे पहला पॉइंट देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या है आपका, सबसे फर्स्ट पॉइंट है ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक मतलब क्या हुआ, क्या ये खुद ही सब कुछ करता है क्या? ये खुद ही सब कुछ देता है? एक बार हमने इनपुट दे दिया, हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया, ये खुद ही सब कुछ मैनेज कर लेता है, बाकी हमें बीच में डिस्टर्ब नहीं करता। यदि हम सोए हुए हैं तो हमें उठाएगा भी नहीं, इसी को कहते हैं ऑटोमेटिक, है ना। जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, हाँ, तो ऐसा काम ये कंप्यूटर भी कर सकता है, लेकिन ऑटोमेटिक ज्ञान जा नहीं रहा था, वो सोए होते, सोया सो खोया। तो बेसिकली ये होता है कि एक बार हमने इनपुट दिया, इंस्ट्रक्शन भी दिया क्या करना है, उसके बाद वो नेक्स्ट पॉइंट है स्पीड। स्पीड क्या होता है बताओ, पीछे वाले बच्चे किनको सुनाई नहीं दे रहा है ये बता देना मुझे। आज कोई बच्चे ऐसे हैं जिनको सुनाई नहीं दिया है, कुछ बच्चे बोले थे सर पीछे आवाज नहीं आ पाती शायद, किसी को आवाज नहीं आया है ऐसा कोई बताओ, मैं पूछ लेता, कंफर्म कर लेता हूँ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों को आवाज आ रही है ना? Yes, sir. यस Yes, सर, sir. यस सर। सो बेसिकली पीछे वाले लाइन में जितने बच्चे खड़े हो जाएंगे, लास्ट दो रो में जितने भी बच्चे। सुपर कंप्यूटर क्या होता है बताइए आप, बेसिकली कहाँ यूज करते हैं ये बताओ। किस पर्पस के लिए यूज करते, कुछ तो मैंने बताया था, कुछ तो की पॉइंट याद होगा आपको। वैसे तो हम कह सकते हैं कहीं यूज ही होता होगा, काम चल जाएगा, बट वैसे नहीं बोले। रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैंने बोला था, बेसिकली जैसे वेदर फोरकास्टिंग हो गया आपका, है ना, सुनाई दिया था ना, याद आ गया। आप बताइए क्या क्या पढ़े आज आप? यस यस सॉरी, मिनी कंप्यूटर आज पढ़े आप, बताओ। मैंने मिनी कंप्यूटर आज बताया था, मेन फ्रेम बताया था, ठीक है ना। एक्टिव रहा कीजिए क्लास में। चलो आवाज आ रही है सबको, कोई ऐसा बच्चा इसको सुनाई नहीं दिया हो तो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, और मैं आप लोग का एक टेस्ट लूंगा, टेंशन नहीं लेना, आप लोग जल्दी लेने वाला हूं। और मैं स्टडी, मैंने बताया था कि अगले स्टडी को मैं कॉपी चेक करने वाला हूँ सबका, ये तो पता है सबको। यस और नो? Sir, Saturday को। इसको तुम खड़े हो जाओ, तुम पीडीएफ मिलेगा, तुम खड़े हो जाओ, मिलेगा, ठीक है। पीडीएफ के पीछे पढ़ने से मैंने कई बार बोला आप लोगों को कि वीडियोस अपलोड होते हैं, नहीं मिल रहा एक बच्चों ऑनलाइन स्पीड समझ में आ गया। नेक्स्ट बच्चों बात आती है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होता है, जैसे मान लो मैं आपको मल्टीप्लिकेशन 3 × 3 डिजिट का नंबर का 2 दे दूंगा, हो सकता है आप गलती कर दो, बट कंप्यूटर को मैं तो गलती नहीं करेगा, दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी। उससे मैं जो टास्क बोलूंगा वो करेक्टली करके देगा, दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी। बट हम लोग कभी मल्टीप्लिकेशन में गलती, कभी जोड़ने में, अब हिसाब किताब है, मम्मी ने कुछ लिस्ट दिया था सामान का लिस्ट,
गए दुकान पे, दुकान वाले ने गलत जोड़ दिया, अब हम मिला रहे हैं, हमें मिल ही नहीं रहा है, या उसने सही जोड़ा है। यहाँ पे एक्यूरेसी हुआ क्या? नहीं, पर सिस्टम में एक्यूरेसी होता है। डिलीजेंस क्या आती है बच्चों? डिलीजेंस ये क्या है बताओ? जैसे हम लोग काम करते करते थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, है ना? यदि मैं अभी 1 घंटे से 2 घंटे पढ़ाना शुरू कर दूं तो आप लोग बोर हो जाओगे, इसलिए मैं 1.5 घंटे पढ़ाऊंगा आज। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आप लोग बोर हो जाते हो। कंप्यूटर कभी बोर होता है क्या? कभी थकता है क्या? नहीं होता है। इसको कहते हैं हम डिलीजेंस बोलते हैं। पॉइंट को समझना है, छोटा सा वर्ड है लेकिन उसका मतलब क्या ये समझना है। वो कभी टायर्ड नहीं होता है, वो कभी बोलेगा नहीं आपको कि हम टायर्ड हो गए, एक्चुअली होता है वो स्लो हो जाएगा, सिस्टम गर्म हो जाएगा, लेकिन वो उसके कारण नहीं होता है, वो इसका बनावट से कर देता है, नॉर्मली वो नहीं होता है। ठीक है, अब देखो एक वर्सेटाइल फीचर होता है। क्या होता है? जैसे मतलब आप कंप्यूटर का जो मान लीजिए कंप्यूटर में आपने जो खरीदा उसमें 10 तरह के फीचर्स हैं, तो 10 फीचर्स कभी जो उसको दोगे वो काम कर सकता है। मतलब जितने फीचर्स उसके हैं उसमें से कोई भी वो काम कर, वो ये नहीं कहेगा कि हमें ये करना है ये नहीं करना है, बट आप ऐसा बोलते हो। आपको भगवान हाथ दिया है, पैर दिया है, सब कुछ दिया है, आप कभी बोलो घर में बोले एक काम करके लाओ, नहीं नहीं मुझे अभी नहीं जाना, तो आप मना कर देते हो। वो मना, वो हर तरह के काम को जो उसके लिए स्पेसिफाइड है सारे काम को कर सकता है। दिस इज कॉल्ड वर्सेटिलिटी। क्या कहते हैं उसको? वर्सेटिलिटी, वर्सेटिलिटी। ठीक है, जो भी है। नेक्स्ट, पावर ऑफ रिमेम्बरिंग। क्या बोलते हैं? पावर ऑफ रिमेम्बरिंग। ये क्या होता है? स्टोरेज कैपेसिटी को बोलते हैं। मतलब हम लोग कुछ बताया भूल जाते हैं, 800 रुपया लेके भूल जाते हैं फ्रेंड का, बट कंप्यूटर ऐसा नहीं है। यदि उसने सेव कर दिया है तो वो डेटा हमारे पास रहेगा। ऐसा ना, तो कहने का मतलब पावर ऑफ मेमोरी हमसे ज्यादा होता है। हम लोग 6 महीने के बाद, साल भर के बाद, 2 साल के बाद भूल जाते हैं, लेकिन एबीसीडी नहीं भूलते हैं, 1 2 3 4 नहीं भूलते हैं कभी, या किसी को जो रुपया दिया है वो नहीं भूलते हैं, कभी कभी भूल जाते हैं, छोटा मोटा अमाउंट, लेकिन जो लिया है वो जरूर भूल जाते हैं। ऐसा ह्यूमन नेचर है। तो कहने का मतलब ऐसा कंप्यूटर नहीं करता है। ठीक है, चलिए। नो आईक्यू, मतलब जैसे हम लोग, जैसे मान लो हम रोड पे चल रहे हैं और कोई बच्चा गिर गया अचानक, चल रहा था वो भी, तो आपका लॉजिक क्या कहता है? आपका मोरल साइंस क्या कहता है? या कोई आदमी गिर गया उसको उठाने की दौड़, क्या यहाँ पे कोई फिजिक्स अप्लाई होता है? क्या केमिस्ट्री अप्लाई करते हो? कंप्यूटर का कोई प्रोग्राम रन करते हो? यहाँ पे आपका लॉजिक अप्लाई होता है, आपका मोरल साइंस अप्लाई होता है। दैट इज आईक्यू, है ना, इसी को आईक्यू कहते हैं। बट कंप्यूटर में ऐसा नहीं है, वो खुद से कर ले। आप इनपुट, आपको पता है कि हमें इस पे पीडीएफ पे ये प्रोजेक्ट बनाना है, अब आपको देख के वो थोड़ी कर देगा चलो मैं ही बना देता हूँ, नहीं। इसलिए आईक्यू नहीं है, आपको क्या करना है सब पता है, उसको पता है कैसे करना, लेकिन वो इनिशिएट नहीं करेगा जब तक आप उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है नो फीलिंग्स। ऑब्वियसली आपको पता है हमारे अंदर फीलिंग्स है। अभी मैं डांटू तो आप लोग रोने लगोगे, पापा पिटाई करते रोने लगते हो, दिस इज कॉल्ड फीलिंग्स। कभी कुछ गिफ्ट मिला, प्राइज मिला, खुश होते हो, दिस इज फीलिंग्स, है ना? तो बट इसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होता, इसके अंदर कंप्यूटर। समझ में आया? ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक देखो कहने का मतलब क्या है, आजकल हर चीज ऑटोमेशन है क्या? नहीं, हर जगह। मतलब जैसे कार भी आज ऑटोमेटिक आता है, लेकिन क्या जब तक स्टार्ट किए बिना कार ऑटोमेटिक चलेगा क्या? इसके लिए हमें कार को क्या स्टार्ट करना होगा, स्टार्टिंग चाबी देके ऑन करना पड़ेगा, तभी तो ऑटोमेटिक। जैसे आपने सुना होगा एक कार अभी फेमस है, इलेक्ट्रिक कार, जिसने बनाया था एलन मस्क, टेस्ला सर, है ना? लेकिन भाई चाबी जब हम देंगे तभी तो चलेगा ना, मतलब हमने इंस्ट्रक्शन दिया कि अब चलो तो चलेगा। समझ में आया? तो दैट इज मतलब हमारे, एक बार हमने इनपुट दे दिया, हमने उसको इंस्ट्रक्शन दे दिया, तो वो काम करेगा और रिजल्ट हमें देगा। बीच में कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, कोई भी इंटरवेंशन नहीं चाहिए। ठीक है, दैट इज ऑटोमेटिक। समझ में आ गया होगा? ये लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है? फिर हम लोग अगले क्लास में उसके इंटरनल पार्ट पे चलेंगे, उसके ऑर्गेनाइजेशन पे चलेंगे, उसके स्ट्रक्चर पे चलेंगे, उसके कंपोनेंट पे चलेंगे। अपनी देखो ये चीजें, सब्जेक्ट क्या है ना, थोड़ा सा एक तरह का फाउंडेशन वाला सब्जेक्ट है, ये समझ गए ना तो तुम जो भी पेपर पढ़ोगे, चाहे वो आपका ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर हो, चाहे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट, सारा समझ जाओ, लेकिन फाउंडेशन देखो क्या है।
एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, कहाँ कहाँ यूज करते कंप्यूटर, ये सबको पता है। इसको नहीं पता है, ये हैंडल कर सकते हैं। कंप्यूटर का यूज कहाँ नहीं है वो हैंडल कर सकता है, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन, दोनों को ऑफर है। किसी बच्चे को ऐसे हैं जो इनको पता नहीं कंप्यूटर कहाँ यूज होता है। आज आप यदि एक मिनट उसका भी आंसर देता हूँ, आज आप पढ़ाई कर रहे हो घर बैठे बिकॉज ऑफ आपने आज सब्जेक्ट लिया BCA बिकॉज ऑफ, और यदि आप कोई CS में पढ़ाई करके CS में जॉब करता और वो उस रुपये से रुपया कमा के खाना खाता है बिकॉज ऑफ कंप्यूटर। आई होप आंसर मिल गया होगा पीछे वाले का। आजकल जो बहुत सारी कंपनीज होती है, प्रोडक्शन कंपनी जो होती है, फूड बना मैन्युफैक्चर करती है, जो भी चीजें, वहां भी मशीन कंप्यूटर से बना होता है। आजकल रोटी बनाने वाला कंपनी डिवाइस आगे कर रहा है, कहाँ नहीं है कंप्यूटर। एक वही कंप्यूटर कुछ खाता नहीं, हमारे लिए बहुत काम करता है। सब जगह इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो कहने का मतलब ये है साइंटिफिक रिसर्च कहाँ, साइंटिफिक रिसर्च में यूज करते हैं, बिजनेस में यूज करते हैं, एजुकेशन में तो यूज कर ही रहे हैं हम लोग, इंटरटेनमेंट मूवी देखना है लैपटॉप में देख लिया, फ्रेंड को भी देना है कॉपी पेस्ट करके दे दिया, पेन ड्राइव में इधर मूवी भी चल रहा है कॉपी पेस्ट भी चल रहा है, ऐसा होता है ना। बैंक में यूज करते हैं, कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, इंजीनियरिंग में यूज करते हैं, मेडिसिन फील्ड में यूज करते हैं, जहाँ पे मेडिकल फील्ड में जाते हो ना, जो वेंटिलेटर सिस्टम होता है, ये जो भी इक्विपमेंट देखोगे सारा कंप्यूटराइज्ड होता है। बुक पब्लिशिंग में होता है या नहीं होता है, गेम्स में होता है, पर्सनल यूज में होता है, और अकाउंटिंग में, सारे चीज मतलब इसमें सारा कवर हो गया है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी डाल दो उसमें, मिलिट्री भी डाल दो, डिफेंस डाल दो, सारा इसमें आ जाएगा, है ना। तो बेसिकली ये सारे क्या एप्लीकेशंस हैं। तो आई होप बच्चों आज के लिए काफी हो गया, अब मैंने बहुत कुछ बताया आपको, बट डिपेंड करता है आप कितना उसको बेसिकली समझ में आ गया होगा बच्चों। किसी को कोई डाउट है, आई थिंक मैंने बहुत सारे बच्चे का डाउट क्लियर किया है, फिर भी किसी के पास डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग। ऑफलाइन स्टूडेंट्स डोंट मेक नॉइस।